हेलो एवरीबॉडी वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। हम पहुंच चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 543 पे। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो जान ही चुके होंगे कि बैटल सीन्स किस लेवल के चल रहे हैं और हमें इसमें और भी खतरनाक चीजें देखने को मिलने वाली हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। बट इससे पहले हम एपिसोड को शुरू करें और तुम्हारे भाई का एक सजेशन है कि आपको इंटरनेट पे जितना भी ऐसा कंटेंट दिखाई देता है जो एक्चुअली में दुनिया के भले के लिए बनाया जा रहा है या क्राइम के खिलाफ फाइट की जा रही है, तो उस वीडियो या फिर शॉर्ट को लाइक करना बिल्कुल मत भूलो और हो सकता है तो कमेंट में अप्रिशिएशन भी दिखाओ। बेसिकली सीन क्या है कि सारे सिस्टम्स को एल्गोरिदम चला रहे हैं। एल्गोरिदम नहीं जानती है कि क्या अच्छा क्या बुरा है। ये बेसिकली सेट ऑफ रूल्स है, इसलिए अगर अच्छी चीजों को लाइक किया जाता है तो ये उन्हें और भी प्रमोट करेगी, जिससे वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन और भी ज्यादा फैल पाएगी और भी ज्यादा लोग जागरूक होंगे और इससे उन क्रिएटर्स की भी काफी हेल्प होगी जो एक्चुअली हिम्मत कर रहे हैं अपनी आवाज उठाने की। वरना आज की कायरों से भरी दुनिया में दो पैसों के पीछे ऑलमोस्ट सब बिक जाते हैं। चलो ये तो रहा ज्ञान, अब हम एपिसोड की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं पिछले पार्ट के लास्ट में क्या हुआ था। पहले उसमें ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल ने एक 9 हेडेड ह्यूज क्रीचर को बुलाया होता है जो बेसिकली एक फिनिक्स थी, जो वो परफॉर्म करता है टेक्निक को 9 हेडेड इविल डिवावर। तो इन 9 सिरों वाली फिनिक्स ट्रांसफॉर्म हो जाती 9 लाइट बीम्स में। दूसरी तरफ हेवली एम्पर अपने थंडर हार्ट का इस्तेमाल करता है एंड फाइनली दोनों अटैक्स एक दूसरे में टकरा जाते हैं। फिर जो भयानक डिस्ट्रक्शन फैलाता उसे बयां करने की तुम्हारे भाई ने पूरी कोशिश की थी। अब हम चलो उससे आगे की सीन को देखते हैं। हमारी शुरुआती तेज बूम की साउंड से होती है, जहाँ थंडर रोर करते हैं इविल ब्लड फ्लेम्स जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिवावर करने की कोशिश करती हैं। वॉइड बिल्कुल कमजोर कांच की तरह टूटता है, जैसे स्पेस किसी भी समय कोलैप्स हो जाएगा। आसमान में खड़ा हुआ हेवली एम्परर अपने नीचे की जेट थंडर लेक को ऐसे तबाह होते हुए देख के पहली बार अपनी आंखें नैरो करता है। उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। आखिरकार इस दुनिया से उसका काफी लगाव था। ये उसके द्वारा क्रिएट किया गया स्मॉल वर्ल्ड था और वो अनब्रेकेबल थंडर पॉन्ड रियल अब बस इस हाफ इविल गॉड ने ऐसी हालत में पहुंचा दिया है। उसके दिल की गहराइयों से गुस्सा और किलिंग इंटेंट उठता है। उसके हाथ में फिर से अपीयर होता है वो एंशिएंट थंडर फैन और होठों से कुछ एंशिएंट शब्द निकले थे। जैसे उस फैन को हल्का सा झटका देता है, तब वो क्रैकल क्रैकल के साउंड के साथ हेवली थंडर आसमान से नीचे आई थी, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं थंडर लाइन में। एको होती हैं इसकी रोड्स की आवाजें जो इसकी ऑटिक बोर्ड को चरमरा के रख देती हैं। दूसरी तरफ इविल वेनरेबल भी पफ पफ की आवाजों के साथ मुंह से वारंटली खून फेंक रहा था और ये खून जहाँ जहाँ टच होता है इवन वर्ल्ड भी कोलैप्स हो जाता है। दूर खड़े वो 3 रेड किंग पावर से चिल्ला के बोलते लॉर्ड इविल वेनरेबल ध्यान से। ये ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल को चेतावनी दे रहे थे, लेकिन इनके शब्द जस्ट फेड ही हुए होते हैं तभी इनके ऊपर से ग्रीडी सेंसेशन निकलती है। एक आवाज कहती है सुजू, अपने आप को तुम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तब भी औरों की चिंता है। ये सुन के तीनों की आंखें श्रिंक हो गई थी। वो कहते हैं कौन है ये? हेवली एम्परर। दूसरा बोलता है नहीं औरा, ये डार्क डीमन है। जो लाल रोशनी के अंदर से आवाज आई होती है वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि ये था वही पर्पल गोल्ड डिमोनिक गॉड। इस गॉड का मुंह हल्का सा नीचे होता है और हम इसमें से एक बहुत ही प्योर सोर्स पावर की ड्रॉप को निकलते हुए देखते हैं। ये ड्रॉपलेट्स जैसे उस रेड एनर्जी के अंदर जाती हैं वो डार्क रेड लाइट और भी पावरफुल होने लगी थी। इस मोमेंट में तीनों अच्छे से फील कर पाते हैं। एक औरत जो कि ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल को ऑलरेडी सरपास कर चुका है और ये इवन हेवली एम्पर के लेवल को भी अप्रोच कर रहा है। तभी 3 क्रंच की साउंड गूंजे थे। उस लाल रंग की रोशनी से बने बवंडर में से निकलती हैं 3 चेन्स जो तीनों रेड किंग्स को पकड़ के अपने अंदर खींच लेती हैं। उनकी मिजरेबल चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन काफी अर्ली बोलने के लायक नहीं रहते। हमारा ध्यान भी उस खूनी और ऐसे बड़े बवंडर के अंदर गया था जहाँ एक टेरिफाइंग फ्यूजन और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है इस दुनिया पे एक ट्रू कैलेमिटी आएगी। ब्लडस्टोन इविल वेनरेबल जिसके पूरे शरीर में दर्द फैला होता है, उसके पास डार्क डीमन और बाकियों की चिंता करने का टाइम नहीं था। वो पीछे मुड़ के बोलता है नॉट गुड, क्योंकि वो देखता है 100 फुट बड़ी थंडर लाइन को अपनी तरफ आते हुए। जब ये थंडर लाइन नीचे डिसेंड होता है, इसे ढकने वाली वो हेवनली रूल्स की पावर ये वातावरण में फैली इविल पावर को अनहाइलेट कर देती है। ऐसा लगता है थंडर लाइन एक एनर्जी क्रीचर होने के बाद भी अपनी खुद की कॉन्शियसनेस को रखता हो। जानता था कि एक मरता हुआ इविल गॉड भी उसे अपने साथ हेल में खींच के ले जा सकता है, इसलिए दूर से उसका जबड़ा खुला था। इस पर पूरी हेवन और अर्थ की एनर्जी थम सी जाती है। फिर विंग के साउंड सारी इकट्ठी होती है उसके माउथ के सामने। ये सब एनर्जी थंडर ब्लैक होल को फॉर्म करती है, जिनमें से हेवली लाइटनिंग के धागे एक दूसरे में मिलके एक जायंट नेट को बना लेते हैं। ये जाल जिन बिजलियों के धागों से बना हुआ था उनमें से हर एक अनब्रेकेबल लगता है और जो इविल रेस के खिलाफ नफरत से भरा हुआ हो। ये
थंडर नाइट वॉइड को क्रश करते हुए सीधा चला जाता है इंजर्ड इविल वेनरेबल के ऊपर अपने ब्लड स्टोन से फोर्सफुली फ्यूज होने के बाद। और अब जब उसकी ब्लैक फ्लेम्स ही एग्जॉस्ट हो चुकी थी, ब्लड स्टोन इविल वेनरेबल इस थंडर नाइट के सामने वो स्ट्रगल ही कर सकता था। वो बिजलियां उसकी हड्डियां उसकी सोल की गहराइयों में चली जाती हैं। वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है। जब हेवली एम्पर उसे झटपटाते हुए देखता है, कोल्ड आवाज में कहता है स्ट्रगल करना बंद कर दो, ये हेवली थंडर से बना हुआ नेट है और तुम तो वैसे ही मौत के करीब हो, तुम इससे फ्री नहीं हो सकते। फाइनली इविल वेनरेबल के सामने का वॉइड फटा था और इसमें से हेवली एम्पर स्लोली अपीयर होता है। वो ब्लड सोन इविल वेनरेबल धारता है हेवली एम्पर, मैं भले ही मर भी जाऊं लेकिन तब भी तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा। तो एक कायर है, ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड का भगोड़ा, बिजलियों के छोटे से स्पेस में कैद। ब्लड सोन इविल वेनरेबल की चेहरे की स्माइल बहुत डरावनी हो जाती है। वो डेस्परेटली हेवली एम्पर की तरफ अपने पंजे को बढ़ाता है। वो अपने शरीर की चोटों को भी इग्नोर कर रहा था। मुंह से फूंक के साउंड साथ निकलता है पॉइजनस ब्लड। ये हेवली एम्पर के ऊपर नहीं थूका जाता बल्कि ये फैल जाता है थंडर नाइट के ऊपर, जहाँ पे बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया था। हेवली एम्पर शुरुआत में तो काम था, लेकिन ब्लड सोन इविल वेनरेबल उसे जितनी बार भगवाड़ा बोल रहा था, धीरे धीरे करके उसकी आंखें लाल होने लगती है। राइज होता है उसका किलिंग इंटेंट। वो कहता है चौस है। उसके हाथ क्लेंच हो गए थे। ये सुन के ब्लड सोन इविल वेनरेबल हंस के बोलते हा हा हा, क्या हुआ गुस्सा हो, भले आज मेरी यहाँ पे जान चली जाए तभी तू हमेशा एक कायर रहेगा। उसके मुंह से फाइनल धाड़ वाली आर की आवाज निकलती है। फिर हम ब्लड सोन इविल वेनरेबल की बॉडी को उस बिजली के जाले के अंदर एवापोरेट होते हुए देखते हैं। पीछे एक मुट्ठी के बराबर ब्लड ओरिजिन रह गई थी। ये उसका इविल सोर्स था। जब तक ये एग्जिस्ट करता है तब तक इविल वेनरेबल को एक इमोर्टल कहा जा सकता है। हेवली एम्पर जिसके दिमाग में गुस्सा चढ़ चुका था, वो आसमान की तरफ पॉइंट करके बोलता है रियन थंडर। गूंजती है बूम 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 की आवाजें। इस रेम के आसमान में एक क्रैक बनता है जिसमें से एक चांदी जैसा पेस्ट निकला था, लेकिन सिल्वर थंडर पेस्ट अपने साथ हेवली लॉस की पनिशमेंट को लेके आया था। फिर इस की साउंड साथ एक चिंगारी में बदल के जजमेंट की तरह डिसेंड होता है उस ब्लड ओरिजिन के ऊपर। तुरंत ही हम उस खूनी ओरिजिन को पिघलते हुए देखते हैं। इसका नाम और निशान नहीं बचता। इसे खत्म करने के बाद हेवली एम्पर की नजरें क्योटिक थंडर पॉन्ड की तरफ घूमी थी। वो कहता है मैं ओरिजिनली तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला था, जैसे इविल रेस की और भी इंफॉर्मेशन निकाल ली जा सके, लेकिन इसके लिए तुम खुद को ब्लेम करो। और डार्क डीमन अब तुम्हारा टर्न है। फाइनली गहरा लाल बादल ये हल्का सा विगल होता है। इसमें से एक आवाज बाहर आती है जो कहती आ हेवली एम्पर, तुम अब भी सेम हो, चलो मुझे सोचने दो। तुम एक बार बस एक छोटे से गार्ड थे जैसे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के हेवली क्रैक्स के पास तैनात किया गया था। पहले हेवन और अर्थ के ग्रेट वर्ल्ड वॉर में ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड हमसे जैसे ऐसे जीत पाया, लेकिन जब हीरोज ने अपने कदम पीछे लिए तो क्या क्रैक्स को बंद करने वाले तुम नहीं थे, जिसकी वजह से तुम्हारी दुनिया के लाखों एक्सपर्ट्स मारे गए। तो हेवली एम्पर की नजरें भी डार्क रेड क्लाउड के ऊपर टिक चुकी थी। उसे महसूस होता है वो प्योर ओरिजिन का ऑरा जो उसकी आंखों में लालच भर देता है। वो कहता है मुझे ब्लेम करना चाहते हो, क्या उन डैम शाओकन के बेस्टर्स की गलती नहीं है, लेकिन अच्छी बात है ये क्रैक्स को सील करने के बाद मैंने उन मरे हुए एक्सपर्ट्स की सारी ओरिजिन को डिवावर कर लिया और उसी से मैं अपनी आज की स्टैंड को हासिल कर पाया हूँ। इसके रिप्लाई में उस ब्लडी क्लाउड के अंदर की डिमोनिक एनर्जी ये ब्लब 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 के साउंड साथ बॉयल होने लगी थी। उस मॉन्स्टर्स ब्लड क्लाउड का आकार बढ़ता है। फाइनली हमें इसके बीच में से दिखाई देता है एक डार्क मैजिक पिलर। ये खंबा 7 रहस्यमयी लाइंस को रखता था, जैसे ये एक अलग ही सच्चाई कह रहा हो। इसके अंदर से डार्क डीमन फिर से बोलता है तो आज मैं बस तुम्हें यहाँ पे खत्म करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के उन फॉलन हीरोज को भी अवेंज करूंगा, जिसे तुम इंसानों के शब्दों में कहा जाता है पनिश द इविल एंड अपहोल्ड द जस्टिस। हेवली एम्पर आज तुम्हारे मौत का दिन है। फिर सुनाई दे लगती है भयानक हंसी की आवाजें। इस मोमेंट में फाइनली हेवली एम्पर की आंखों में डर दिखाई देता है। उस ह्यूज डार्क मैजिक प्लेयर को देख के बोलता है ये है 7th कैलेमिटी, बेसिकली 7th रेवलेशन थी जो फेस करनी होती है 7th रीइंकार्नेशन रैंक को अचीव करने के लिए। इस धीरे धीरे घूमने वाली मैजिक लाइट पिलर से जो इविल पावर की बहुत हल्की सांसें सी बाहर आ रही थी, इनमें से एक भी हेवली एम्पर को हिलाने के लिए काफी थी। अभी चाहे वो हो या फिर जियान का ग्रुप जो कि अंधकार में चुपचाप से छिपे होते हैं, एक दूसरे से ग्लेंसेस एक्सचेंज करके बोलते हैं डैम इट, ये कैसे पॉसिबल है, ये बंदा एक्चुअली में 7th रीइंकार्नेशन रैंक को क्रॉस करने का अटेम्प्ट कर रहा है। आसमान के उन डीमन क्लाउड्स को देख के इन सब के चेहरों के रंग उठ जाते हैं। वो 7th रीइंकार्नेशन रैंक इनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से शायद इस रेलन को सच में इनविंसिबल यानी कि अजय कहा जा सकता है। चाहे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस या ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की बात हो, 7th लेयर के एक्सपर्ट्स वो पीक लीडर्स होते हैं जो दुनिया की सबसे टॉप फूड चेन में खड़े हुए हैं। जियान के दिल में चिल फैल जाती है। वो दांती मीस के बोलते ही पागल, वो जानता था कि अगर हेवली एम्पर हरा दिया गया तो फिर इस मॉन्स्टर को फेस करने की किसी के पास भी पावर नहीं है। एक 7th रीइंकार्नेशन रैंक का पावर हाउस अगर वो डेविल क्यूब, गॉड किलिंग रूलर और
और अपने सारे टर्म कार्ड का भी इस्तेमाल कर दे, तभी जियान के से जीतने के चांसेस 10% से कम होंगे। जब येनिन जियान के चेहरे की एंजाइटी को देखती है, उसकी गर्माहट से भरी उंगलियां जियान की बाहों को पकड़ लेती हैं। वो एक रिजॉल्व से भरी आवाज में कहती है, डोंट वरी, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो जियान के साथ सब कुछ फेस करेगी। वहीं भी इनके साइड में याओलिंग अपनी भौहें से घुट चुकी होती है। उस डार्क रेड लाइट क्लस्टर के अंदर जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा था उसे डिस्टर्बिंगली फैमिलियर फील होता है। ये चीज इमोर्टल वर्ल्ड आर्टिफैक्ट लिस्ट के 10th रैंक इमोर्टल गैदरिंग ट्रेजर गॉड जैसी लग रही थी। जब तक लोग इतना सोच पाए होते हैं तब तक आसमान का उस 7 कलर्ड मैजिक पिलर और भी तेज घूमता है। इसमें से थ्रम 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 की आवाजें गूंजती हैं। इरप्ट होती है मॉन्स्टर सिविल पावर जो एक ही पल में पूरे स्मॉल वर्ल्ड को ढक लेती है। वहीं पे उस डीमन क्लाउड के अंदर से वो गहरी लाल रंग की रोशनी ऊपर उठती है। ये ऑब्वियस था कि बीइंग 7th इनकारनेशन रैंक को क्रॉस करने की कोशिश में है। वो इवल डीमन क्लाउड ऐसे हाउल करते हैं जैसे वो डार्क डीमन की ऐसी हिम्मत पे हंस रहे हो। उस हल्के से अपोकैलिप्टिक ऑरे को फील करके इवन डार्क डीमन की बॉडी भी ट्रेम्बल हो जाती है। वहीं पे उस गहरी लाल रंग की रोशनी के अंदर उस पर्पल गोल्ड गॉड को देख के हेवली एम्पर को भी लगता है कुछ फाइनली समझ में आ गया था। वो कहते तो तुम ही थे जिसने इमोर्टल वर्ल्ड का 10th आर्टिफैक्ट चुराया, द इमोर्टल गैदरिंग ट्रेजर गॉड। एक्चुअली में जब से लॉर्ड ऑफ द हेवंस बना था वो तब से सीक्रेटली इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को खोज रहा होता है। कहने को तो इसकी रैंक बस 10वें पे थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसने एक अनजाने से फिगर को पावर दे दी थी जिससे न जाने कितने रिइंकार्नेशन पावर प्रोसेस से खेल गया जैसे बस वो खिलौने हो। उस डार्क रेड लाइट में से निकलती है डिस्ट्रेनफुल आवाज जो कहती है चुरा लिया नहीं हेवली एम्पर, ये चीज कभी तेरी नहीं थी बल्कि बिलोंग करती है हमारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस को, और अब तू बस तमाशा देख। हेवली एम्पर की आंखें एनवी और हेजिटेशन से फ्लिकर होती हैं। वो कहते हैं तुम इमोर्टल वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स की लाइफ ओरिजिन को चुरा के 7th समसरा रेल में फोर्सेस ब्रेक थ्रू करना चाहते हो, तुम्हें इसकी पनिशमेंट का सामना करना होगा। फाइनली इतना कहने के बाद वो अपने सिर को हिलाता है। उसकी आंखों में राइज होने वाली एक अजीब सी पावर चुपचाप से गायब हो जाती है जैसे बस एक इल्यूजन हो। वो फिर अपने सामने इकट्ठा करता है आसमान की सिल्वर थंडर पावर को जिसकी इंटेंसिटी अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक थी। वो बज बज क्रैकलिंग आवाज से निकलने वाली फ्लक्चुएशंस इवन डीमन क्लाउड को भी डर से हिला के रख देती है। हेवली एम्पर कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ बस 6 लेवल पे है और जो कि तुमने अपने ही लोगों को डिवॉल्व करके हासिल की है। ऐसी इन्फीरियर पावर एक्चुअली मुझे चैलेंज नहीं करना चाहती है। रिप्लाई में स्मॉल वर्ल्ड के आसमान में गड़गड़ाई थी घमंड से भरी आवाज। डार्क डीमन सिनिस्टर टोन में कहता है तुम सही हो लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया है। कई रेड किंग्स, ग्रेट एक्सपर्ट्स और लेवल 10 5th लेयर के इमोर्टल मास्टर्स की ओरिजिन के साथ मैं स्क्वाजा 6 रैंक को सीधा 7 तक पहुंचा सकता हूँ। हेवली एम्पर तुम्हारा खेल आज खत्म होगा लेकिन मैं तभी मौका देता हूँ, मेरे सामने सबमिट करो। हेवली एम्पर एक झलक मार के बोलते हैं 7th लेयर तुम लगता है सच में सपना देख रहे हो। तुम्हारे लिए अफसोस की बात है कि तुम्हारी फाउंडेशन उस रियम तक पहुंचने के काबिल नहीं है और वैसे भी तुम स्क्वाजा 6 रैंक पे हो। ये अनस्टेबल स्ट्रेंथ जो कि दूसरों के ओरिजिन्स को डिवॉल्व करके हासिल की गई है ये तुम्हें हेवंस तक बिल्कुल नहीं पहुंचा पाएगी। ये बस तुम्हारी ऐसे मूर्ख का एक सपना है। जवाब में डार्क डीमन हा हा करके बोलते हैं तो मेरे गिफ्ट को स्वीकार करो। एक्टिवेट होता है उसका डार्क डीमन रियल्म। उस खूनी रोशनी में से एक डार्क रेड मैजिक स्क्रोल निकला था जिसके अंदर से लाखों सोल बॉडीज चीख चिल्ला रही होती हैं। ये चीज जिस पर प्रकट होती है ये पफिंग शैटरिंग आवाजों के साथ बिखर जाती है। ये अपने आप को बदल देती है उस एंडलेस डिमोनिक स्लरी में जो इवन वर्ल्ड को भी डिवॉल्व करने लगा था। वो डार्क रेड और बहुत ही घटिया और डेथली लगता है। हम इस दुनिया के साफ माहौल को बहुत जल्दी करोड़ होते हुए देखते हैं। इस मोमेंट में हेवली एम्पर को भी रियलाइज होता है कि अब लगता है वो स्ट्राइक करने में कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। वो डैमेज करके बोलता है नॉट गुड। वो इविल कर्स ऑलरेडी एक बाउंडलेस ब्लैक होल में बदल गया था। तब तक बिजलियों से भरी रहने वाली थंडर पॉइंट की दुनिया इसे वो इविल डार्क रेड डिमोनिक एनर्जी रिप्लेस कर लेती है और सब कुछ साइलेंट पड़ जाता है। चाहे वॉइड हो या फिर टाइम ये सब कुछ जम चुका था और डार्क डीमन रियम सबको अपने अंदर खींचता है। इस दुनिया के बाहर बस रह जाता है डीमन ऑफ डार्कनेस जो बड़े शांति से 7th रेवोल्यूशन का सामना करने की तैयारियां करने लगा था। हेवली एम्पर से हिला के बोलता है डार्क डीमन रियल्म मैं सच में केयरलेस था। डीमन ऑफ डार्कनेस का पर्सनल वर्ल्ड था, एक ऐसा पिंजड़ा जो कि सब कुछ कैद करने के लिए बनाया गया है और अब असली टेस्ट यहाँ से शुरू होगा। इस मोमेंट में जन के ग्रुप को भी इरिजिस्टिबल प्रेशर फील हुआ था। फिर ये भी अंदर खींच ले जाते हैं। ये एक दूसरी तरफ देख के बोलते हैं क्या हुआ। इस अंधकार से भरी दुनिया में गूंजती सिनिस्टर डिमोनिक साउंड जो ही करके बोलती है यहाँ पे तुम बस अपने आप पे रिलाई कर सकते हो और यहाँ से कैसे निकल पाओगे। अभी जन की आईब्रोज नेट हो चुकी थी। हालांकि उसे इस रियम से कोई डेंजर फील नहीं होता है लेकिन ना ही वो फील कर पाता है किसी रास्ते को। ये रियल में एक फ्लॉलेस प्रिजन था जो सारे कल्टिवेटर्स की पावर को सप्रेस कर देता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग भी यहाँ पे आने के बाद नॉर्मल इंसान बन जाएगा और लगता है डार्क डीमन ने इस चीज को बहुत पहले से तैयार कर लिया था।
लाइक डिमोनिक एनर्जी की इस दुनिया में ऐसा लगता है कि डार्क वॉर्म्स रेंग रहे हो। ये वर्ल्ड में ट्विस्ट और राइड करते हैं, जिस वजह से पूरा स्पेस बहुत ज्यादा डेंजरस लगता है। यहाँ कोई आवाज, कोई फ्लक्चुएशन नहीं थी और न ही इविल फोर्सेस के द्वारा कोई डायरेक्ट अटैक का साइन होता है। और जैसे यहाँ पे गॉड ऑफ डेथ को भी धैर्य आ चुका हो, जैसे मौत कैदियों को घूर रही हो। बेसिकली कोई हमला ना होना ये सबसे बड़ा हमला था। ये कैदियों की उम्मीदों को तोड़ने का काम करता है और जब वो हो जाएगा फिर बारी आएगी सबसे वॉलेंट, सबसे मर्सिलेस असॉल्ट की। 1 2 3 4 5 सेकंड इस तरीके से जब 3-4 मिनट्स निकल गए थे तो फाइनली डार्कनेस में एक हल्की आवाज गूंजती है, जियान। ये एंग्शियस लग रही थी, जैसे चिंता और डर से भरी हो। जियान तुरंत ही पहचान लेता है कि यन की आवाज है। वो इंस्टिंक्चुअली उस दिशा में मुड़ता है, लेकिन जो वो देखता है वो अनंत अंधकार था। उसकी लोकेशन को लोकेट नहीं कर पाता। अब और कोई विकल्प न बचने की वजह से तेज आवाज में ही कह सकता था कि मैं यहाँ पे हूँ। एट द सेम टाइम इसी अंधकार के किसी कोने से यूरू कहती है, डार्क डीमन का वर्ल्ड बहुत अजीब है, क्योंकि हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, लगता है हम एक ही स्पेस के अंदर होंगे, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते। जियान भी नॉट करके बोलता है, ऐसा लगता है यहाँ पे सारी पावर्स फेल हो जाती हैं। ये कुछ और पलों के बाद की बात थी जब हमें डार्कनेस में 4 चमकते हुए तारे दिखाई दिए थे। ये कमजोर और जियान और बाकियों के होते हैं। इनमें से कोई पूछता तुम्हें कुछ मिला, तो कोई कहता है नहीं, कुछ भी नहीं। चारों की वो हल्की सी चमकने वाली आंखें ये अकेले पटजों के सितारों की तरह इस ब्रह्मांड को देखते हैं। इनकी बॉडी मौजूद एंशिएंट फोर्सेस चाहे कितनी ही पावरफुल हो, लेकिन अभी रिलीज नहीं किया जा सकता था। ये पूरी तरीके से सप्रेस हो चुकी थी। होली फ्लेम, डिवाइन वेपन्स, रिइंकार्नेशन सील्स, इन सब की जैसे डोरी काट दी गई हो। इनकी बॉडी से बस सबसे बेसिक सोल पावर रह जाती है। वो चारों आंखों के पेयर्स बहुत करीब लगते हैं, लेकिन एक दूसरे तक पहुंच नहीं सकते थे। ऐसे स्पेस कई टुकड़ों में टूट के इन्हें हमेशा हमेशा के लिए दूर कर चुका हो। यूरू एक बार फिर से बोलती है, डार्क डीमन वो इस समय 7th रिइंकार्नेशन में ब्रेक थ्रू कर रहा होगा। भले ही उसकी स्ट्रेंथ अनस्टेबल हो, लेकिन अगर वो सफल हुआ तो इस पूरे इमोर्टल वर्ल्ड में कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। हमारा टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, परहैप्स मून गॉड इनहेरिटेंस की वजह से, लेकिन उसके लिए इमोर्टल वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस ये जियान और बाकियों की सोच से परे थी। जिस जियान कुछ रिप्लाई करने वाला होता है, तभी हम उसके पीछे के स्पेस में अचानक से कुछ बदलते हुए देखते हैं। कुछ डोंग 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 की आवाजें गूंजती हैं। इसमें से निकलता है एक टेरिफाइंग मैजिक हैंड जो कि बहुत सारे डिमोनिक रून से ढका हुआ था। इसके अंदर होती है मॉन्स्टर्स इविल डिमोनिक पावर और एक ऐसी अजीब सी मेमोरी जिसका चारों ने आज तक सामना नहीं किया था। इस एनर्जी हैंड के अपीयर होने के बाद भी इसमें से कोई भी रिपल नहीं निकलती है। ये बस एक शांति से चलने वाली हवा की तरह था जो स्ट्रेट जियान को टारगेट बनाता है। भले लोग एक दूसरे को टच न कर पाए, लेकिन तीनों वुमन चीजें देख पाती हैं कि हो क्या रहा है। वो चिल्लाती हैं, जियान ध्यान से। इससे एक्चुअली जियान भी रिएक्ट करता है। जिस मोमेंट में उसने ये आवाजें सुनी थी उसकी बॉडी ट्विस्ट होकर साइड में हट जाती है। उसके कान के बगल से निकलती है जुश बैंग में बैंग की आवाज। वो मैजिक हैंड अपने टारगेट को मिस करके डार्क डीमन वर्ल्ड में गायब हो गया था। वर्ल्ड फिर से ऐसे शांत हो जाता है जैसे कुछ हुआ ना हो, लेकिन इसने जियान की सांसें फुला दी होती हैं। अगर उसकी फिजिकल इंस्टिंक्ट्स इतनी प्यारी न होती और उसकी ब्लड लाइन से वार्निंग ना आ रही होती तो शायद अब तक जियान की खोपड़ी का कचूमर बन चुका होता। उस नॉर्मल से देखने वाले मैजिक हैंड के अंदर की पावर वो अभी के अपने शरीर को लेके एब्सोल्युटली उसका सामना नहीं कर सकता था। उसकी खोपड़ी में चिलिंग सेंसेशन फैलती है। इस डार्क डीमन वर्ल्ड की पावर कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी, कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी, और इस मोमेंट में इसे डील करने का जियान के पास तो कोई आइडिया नहीं था। फिर अंदरूनी और बाहर के खतरे ये उसके प्रेशर को डबल कर देते हैं। बट एग्जैक्टली इसी इंस्टेंट में अचानक से उसके दिमाग में गूंजती है एक एंशिएंट आवाज। वो कहती है, डार्क डीमन वर्ल्ड ये एक एंशिएंट इविल रियल्म है और जो क्रीचर इसके अंदर खींच लिए जाते हैं वो आउटसाइड रियल्म के कई पावरफुल बीइंग्स का शिकार बनते हैं। लेकिन जो अटैक्स तुम्हें डेडली लग रहे हैं स्पेशली वही तुम्हारे लिए इस सिचुएशन को तोड़ने का रास्ता बन सकते हैं। और तुम्हारे पास है टोटल 10 चांसेस। इन 10 मौकों में अटैक करेंगे इविल क्रीचर्स। हालांकि इनकी डिस्ट्रक्टिव पावर टेरिफाइंग है, लेकिन हमला करने के पल पे कुछ गलतियों को जरूर रिवील करेंगे। अगर तुमने उन 10 में से 3 को क्रैक नहीं कर पाया तो यहाँ के रूल्स तुम्हें मिटा देंगे। उसकी पावर एक्सक्लूसिवली गॉड्स को बिलोंग करती है। अगर यहाँ पे गॉडेस याओजी या होली किंग जैसे बीइंग्स भी आ जाएं वो तब भी तुम्हें बचा नहीं सकते हैं। इस डीमन ऑफ डार्कनेस की ओरिजिन और उसकी चीजें ये सच में डरावनी है। ऑफ कोर्स बोलने वाली और कोई नहीं बल्कि गॉड एग्जीक्यूशन रूलर की स्पिरिट थी और उसकी बोलने के लहजे में भी बहुत चक्कापन था। जैने सब आवाज को सुन के बहुत खुश हो जाता है। वो पूछता है, सीनियर प्लीज क्लियरली बोलिए, लेकिन स्पिरिट बस इतना कहती है कि तुम इसे खुद फिगर आउट करो। अगर सीक्रेट्स रिवील होते हैं तो हो सकता है मैं भी अपनी जान को खो दूं। इतना कह के स्पिरिट शांत पड़ गई थी। लगता है ये भी टेस्ट करना चाहती थी कि क्या शाओ क्लैन के डिसेंडेंट सच में उसकी ताकत को
को इस्तेमाल करने का वर्दी है। वॉइड में जियान केयरफुली उन शब्दों को रिकॉल करता है। वो कहता है 10 हमले और इन्हें क्रैक करने के लिए 3 चांसेस। फिर वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है येनन यूरू याओलिंग, अगर तुम कोई भी अजीब फोर्स हमारे ऊपर हमला करते हो, सेंस करते हो, तो तुम्हें तुरंत ही उसके ऊपर स्ट्राइक करना होगा। उस अटैक के मोमेंट में वो चीजें कुछ फ्लॉज रिवील करेंगी और यही हमारा फ्री होने का मौका है। हमें कुछ न कुछ हिट या फिर पकड़ना तो होगा, वरना हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे। यूरू और येनन बिना हेजिटेशन के कहते हैं ठीक है। इन्हें जियान पे अनकंडीशनली ट्रस्ट था, बट याओलिंग हेजिटेट करती है। उसकी जियान के साथ रिलेशनशिप और जैसी नहीं होती। वो अच्छे से फील कर पा रही थी कि उसकी लाइफ फोर्स धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, बट क्योंकि हेजिटेट करने का भी ये समय नहीं था, वो फाइनली दांती में इसके बोलती ऑल राइट। सब मूव करने लगते हैं। ये फैल जाते हैं चारों दिशाओं में, जैसे क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन बन जाती है। एक दूसरे के बैक को गार्ड कर रहे थे। ये पूरे अंधकार पे नजर रखते हैं और इस पॉइंट में जैसे इनकी धड़कनें बिल्कुल शांत हो चुकी हो। वो जानते थे कि इस डार्क डीमन रियम की इम्प्रिजमेंट पावर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और वो हमलावर फोर्सेस ये खूंखार मुंह के बीच की तरह इन्हें देख रही हैं और वो सो कॉल्ड रूल्स इनके फेल होने का इंतजार कर रहे हैं। वो 10 मौके इन्हें गंवाने का मतलब है डेथ सेंटेंस। सीन चेंज हुआ था। ये था हेवली एम्परर, जो इस अंधकार में खड़ा खुद से बड़बड़ा रहा होता है डार्क डीमन वर्ल्ड। इनमें खुद हेवन और अर्थ के रूल्स हैं, लेकिन लोग क्योंकि इसके अंदर जा चुके हैं तो मेरा प्लान आगे बढ़ना चाहिए। ये बोलते उसकी हथेली पे उठता है एक अजीब सा फ्लावर। ये कोई नॉर्मल फूल नहीं था, बल्कि इसके अंदर एक चकाचौंध करने वाली चमक। ये अपने साथ ऐसी खास फ्लक्चुएशन को कैरी करता है जो रूह को हिला के रख दे, और रंग था इसका गहरा लाल। हम उसके सतह पे के अजीब से निशानों को देखते हैं। एक बार इस फूल की 3 पत्तियां थी, लेकिन अब बस एक रह गई है। लेकिन फाइनल पेटल एक ऐसी न्यूट्रल टर्बिड ऑरे को रखती है कि इसकी सुरक्षा में डार्क डीमन वर्ल्ड की बाउंडलेस इविल एनर्जी भी उस हेवली एम्पर के कपड़ों को नहीं छू पाती। जो भी इविल डिमोनिक पावर उसके 10 मीटर के दायरे में आया करती थी, उस मिस्टीरियस एबिलिटी के द्वारा अपने अंदर खींची जाती है। हेवली एम्पर चुपचाप से इस फूल को अपने सीने के सामने रख देता है। फिर उसकी नजरें डार्क डीमन वर्ल्ड की गहराई की तरफ जाती हैं और वो स्माइल करता है, लेकिन ये मुस्कान की चमकान दिल को चीर देने वाली होती है। उस मास्टरमाइंड की स्माइल थी जो शुरुआत से अंत तक सब कुछ पहले प्लान कर चुका था। तभी उसके पीछे का स्पेस बेचारे से डिस्टॉर्ट हुआ था। एंड ऑफ कोर्स ये वही फ्लक्चुएशंस होती जो कुछ समय पहले जियान ने फेस की थी, यानी कि आने वाला था एक टेरिफाइंग अटैक। इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके हेवली एम्पर भौं से कोड के बोलता है मेरे डीमन फिंगर। ये कहा जाता है कि इविल गॉड्स की ग्रेट इमोर्टल टेक्निक है, लेकिन आउटसाइड इविल रेस के फेमस अटैक्स इस डार्क डीमन वर्ल्ड में क्यों आ रहे हैं? उसकी त्वचा को सिल्वर थंडर पैटर्न्स ने ढक रखा था। हालांकि उसकी पावर यहाँ पे सील थी, लेकिन तब भी उसकी बॉडी ये हेवली थंडर के द्वारा टेम्पर हो चुकी थी। जियान की अभी की स्ट्रेंथ के बिल्कुल परे थी। जैसा उसने सोचा था वैसा होता भी है। वॉइड को चीर के निकलती पिच ब्लैक डिमोनिक फिंगर जो किसी डेथ गॉड के साइड की तरह हेवली एम्पर के वाइटल पॉइंट को निशाना बनाती है, लेकिन वो उसे डॉज नहीं करता, बल्कि एक एब्सोल्यूट रूलर की तरह वो खड़ा रहता है, जैसे वो इस अटैक का सामना अपनी बॉडी से ही करना चाहता हो। गूंजती बैंग बैंग की आवाजें, फिर यहाँ पे एको होती एक मिजरेबल आर्क की आवाज। इसे दहाड़ कहना ज्यादा सही होगा, लेकिन ऐसे टॉर्मेंट के बाद भी हेवली एम्पर की स्माइल ये और भी डार्क और भी पागलपन से भर जाती है। उसका जो लक्ष्य था वो पूरा कर चुका है। उसके शरीर से खून बहता है और वो गंदा ईविल और उसकी हथेलियों से फैलते हुए बिल्कुल उसके कोर तक चला जाता है। एग्जैक्टली इसी मोमेंट में उसकी आंखों में फ्लैश होती है एक रियलाइजेशन। वो खुद से कहता है तो ओ ऐसी ही बात है, लेकिन इससे पहले वो रिकवर कर पाता, डार्कनेस में से एक डेजलिंग लाइट फटी थी। वो कोल्ड हॉट ब्राइट डार्क ऐसे 6 कंप्लीट और एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। फाइनली दूर के स्पेस से 1000 मीटर बड़ा बोन ड्रैगन निकला था। जब इस चीज को हेवली एम्पर देखता है, उसकी आंखें एक्साइटमेंट से ग्लो होती हैं। उसे इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है बोन स्केलेटन ड्रैगन, आउटसाइड इविल रेस का एक स्टेटस सिंबल। एंशिएंट टाइम पे एक ऐसा क्रीचर 5th इनकार्नेशन रैंक पे था। इसके बोलने के लहजे से समझ आ रहा था कि डार्क डीमन वर्ल्ड को तोड़ने का रास्ता जानता है, लेकिन उसका था हिडन प्लान, जिसकी वजह से चुनाव करता है इस मौत से भरे रास्ते का। इतने में एक और बूम की आवाज गूंजती है। वो 6 कलर पावर से स्लैम हो गई थी। उसके शरीर को कई 100 मीटर पीछे भेज दिया गया था और इविल फ्लेम्स बिल्कुल जहर की तरह उसके शरीर से लिपट जाती हैं, पर वो भी इसका पूरी तरह से विरोध नहीं कर पाता। उसकी त्वचा पे फैलता है ब्लैक करप्ट मैटर। वो बोन ड्रैगन एक भयानक रोर मारते हुए अपनी बॉडी को बदल देता है एक एंडलेस व्हाइट पाउडर में। फाइनल सुसाइड स्ट्राइक को लॉन्च करने के लिए तैयार था, बट इसी क्रिटिकल मोमेंट में एक खूनी हड्डियों से बनी हथेली आगे बढ़ती है और उस ड्रैगन की छाती को चीर के उसके कोर को पकड़ लेती है। हेवली एम्पर की गुस्से से भरी हुई आंखें एकदम डेंजरस सिल्वरी लाइट को रेडिएट कर रही थी और ये स्केलेटन हैंड एक्चुअली में उसका ही होता है। एक ही झटके में इविल ड्रैगन की सारी पावर कोलैप्स हो जाती
है ये अटैक ब्रेक कर दिया गया था। फिर हेवली एम्पर अपने सिर को उठा के देखता है एक खास जगह पे, एंड वेल वो डायरेक्शन होती है जियान की। वो ही करके बोलता है पहला चांस क्रैक कर लिया गया, लड़के इस टॉर्चर को मैं तेरे लिए एंड्योर कर रहा हूँ, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तभी अचानक से पूरा स्पेस थर्राता है, इसमें से गूंजती एक बहुत ही गुस्से से भरी आर के रोर की आवाज। न जाने कहां से 3 मॉन्स्टर शैडोज अपीयर होती हैं। हम इनके प्रेशर के सामने डार्क डीमन वर्ल्ड को भी टूटते हुए देखते हैं। ऊपर बनता है एक मैसिव क्रैक, ये ले जाता है हेवली एम्पर के स्मॉल वर्ल्ड में। बेसिकली डीमन ऑफ डार्कनेस का रियम टूट चुका था और शैटर्ड वर्ल्ड उगलता है 5 फिगर्स को। अब क्योंकि जियान का ग्रुप रोशनी में आ चुका था, इन्हें वो शौक से भरा हुआ मंजर दिखाई देता है। वो माइटी हेवली एम्पर जिसकी बॉडी को जगह जगह पे घाव ने ढक रखा होता है, उसकी आवाज थंडर की तरह गूंजती है। वो दांती मीस के बोलता है डार्क डीमन ये एम्पर तुझे खत्म कर देगा। लेकिन जो ग्लूमी इविल डिमोनिक और उससे जुड़ा हुआ था वो फेड होने का नाम नहीं लेता। सब उसकी तरफ देखते हैं। ये पूरा हेवली थंडरबर्ड साइलेंट पड़ जाता है क्योंकि बात ऐसी थी कि इस दुनिया में डीमन ऑफ डार्कनेस का कोई नामो निशान नहीं था। और ये चीज जियान के एक्सप्रेशंस को बिल्कुल स्टिफ कर देती है। वो भौं से उड़ के बोलता है मैं उसे सेंस नहीं कर पा रहा। या 7th रीइंकार्नेशन ट्रिब्यूलेशन ने डार्क डीमन की जान ले ली। सबकी आंखों में अनईजनेस भरी होती है। या सच में वो टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस वैनिश हो चुका है, या इनका इंतजार कर रही और भी भयंकर पॉसिबिलिटी। जब ये विचार जियान के दिमाग में आता है उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल जाती है। ये हेवली थंडर वर्ल्ड जहाँ का वॉइड अभी कांप रहा था और हवा में भी थंडर की वो घनी पावर मौजूद थी, ये मिली होती है उस जली हुई स्मेल से। लेकिन चाहे वो कितनी भी केयरफुली सर्च कर रहा हो, डीमन ऑफ डार्कनेस का ऑरा बिल्कुल महसूस नहीं होता। कुछ देर तक हेस्टेट करने के बाद याओलिन की ब्यूटीफुल आंखें हेवली एम्पर की तरफ मुड़ती हैं। वो पूछती है हेवली एम्पर एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। उसे उम्मीद थी कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने की, लेकिन हेवली एम्पर के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा ग्लूमी थे। वो बोलता है डीमन ऑफ डार्कनेस अपनी आर्मी को लेके मेरे इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर पे हमला कर चुका है। फिर अभी की सिचुएशन को तुम सब विटनेस कर रहे हो। मेरे अलावा इस जगह पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। जनवी बिल्कुल शांत रह के अपनी पूरी सेंसेस को लगाता है निशानों को ढूंढने में किसी भी तरीके का रास्ता दिखाएं। इमोर्टल रियम को गार्ड करने वाली फॉर्मेशन, क्योंकि जियान ने उसे सेंस किया था कि डार्क डीमन यहाँ से सच में भागता उसे जरूर सेंस होता, लेकिन वो भागा नहीं है तो एग्जैक्टली वो है कहाँ पे। जरूर भी अपनी मून गॉड इम्प्रिंट का इस्तेमाल करके हेवली थंडर वर्ल्ड के चप्पे चप्पे को छान रही थी। फिर थकी हारी आवाज में कहती हूँ अगर ऐसी बात है तो हमें इस युद्ध के मैदान को साफ करना चाहिए। इस जगह पे हमला करने वाले इविल एक्सपर्ट्स के अलावा भी हमारे इमोर्टल रियम के बाहर एक आर्मी इकट्ठी हुई है। अच्छी बात है कि कैटास्ट्रॉफी ये कंप्लीट एनालिशन में अंत नहीं हुई। डार्क डीमन रियम में चारों मौत के बिल्कुल किनारे पे चल रहे थे। अगर हेवली एम्पर ने फाइनल मोमेंट में एक अटैक को ब्रेक नहीं किया होता तो अपनी किस्मत के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हेवली एम्पर एक अनविलिंगनेस से भरी आवाज में कहता है तुम चारों डार्क डीमन के किसी भी ट्रेस को खोजने की कोशिश करो, मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। देखने में तो ऐसा लग रहा था वो इसलिए चारों की हेल्प मांग रहा है क्योंकि उसकी बॉडी की इंजरीज कुछ ज्यादा ही सीरियस है, इसलिए वो फ्रीली एक्ट नहीं कर सकता। अब इसमें कितनी सच्चाई है आई गेस हम सब जानते हैं, लेकिन भेड़ की खाल में भेड़िया अपना असली रंग कब दिखाएगा वेल ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एंड फॉर श्योर हम जानते हैं अभी गेम खत्म नहीं हुआ, इनफैक्ट यहाँ से शुरू होने वाले असली ट्विस्ट एंड टर्न्स। मोस्ट लाइकली हम नेक्स्ट एपिसोड में इस पूरे गेम को समझ जाएंगे। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जिनसे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार नहीं हो रहा है वो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इससे न सिर्फ आप अर्ली एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओगे बल्कि आपके कमेंट्स भी सबसे ऊपर शो होंगे और भी कई पर्क्स मिलेंगे। स्पेशली जो हमेशा रहना चाहते हैं 2 से 3 पार्ट्स आगे, वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्प या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। तो ऑप्शन मिलेगा कहाँ पे आई गेस आपको पता ही होगा, तो फटाफट से चेकआउट करो और साथ में कमेंट्स में हमें बताओ कि एपिसोड आपको लगा कैसा है। Until then, this is goodbye.